नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज हम बात करेंगे किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को लेकर, क्योंकि किसानों की ओर से एक बार फिर से भारत बंद बुलाया गया। इस भारत बंद का आज मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि यह दावा किया जा रहा था किसान नेताओं की ओर से कि दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली में इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली में सामान्य गतिविधियां हर रोज की तरह आज भी देखने को मिली। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका जरूर थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिला है। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही चर्चा हम इस बात को लेकर भी करेंगे कि भारतीय किसान के जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, लगातार वो इस बात का दावा कर रहे थे, उनका ये कहना था, बार बार शक्ति प्रदर्शन कर सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दबाव जो बनाया जा रहा है, क्या ये सरकार पर किसी तरह का कोई असर कर भी रहा है या फिर नहीं? दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अभी भी अपनी बात पर अडिग है और सरकार का यह कहना है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। इसके साथ ही अगर हम तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस बंद का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के साथ ही तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कह रही थी कि हम भी इस बंद का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी की तरफ से आज एक ट्वीट भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि अत्याचार, अहंकार और अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि क्या अन्याय जो किसानों के ऊपर जो हो रहा है, ये अन्याय क्या पहले नहीं हो रहा था? और 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 70 साल से आप भी इस देश पर राज कर रहे हैं, लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया? किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी आप क्यों नहीं दे पाए, जो अब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाएगा, तमाम विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछा जाएगा और किसान नेताओं से भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या वाकई में वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए या फिर नहीं। तो सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर से अगर आप पूछेंगे तो उनका यह कहना होता है कि किसानों का अगर वो भारत बंद बुलाते हैं या किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से किसान अपने लोकतांत्रिक अधिकार का या संसदीय अधिकार का या संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते रहेंगे तो इससे आम लोगों को तो परेशानी हो रही है। तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए, और कैसे वो राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन प्रजातंत्र का अंग हिस्सा है, उससे हम सहमत हैं। नहीं, राहुल गांधी परिवार का तो आज एक ही काम है कि देश की शांति को भंग करना। एक फायर ब्रिगेड होती है आग बुझाने वाली, ये फायर ब्रिगेड है आग लगाने वाली। ये यही काम करते हैं, इनको तो मौका मिलना चाहिए। तो ये बयान आपने गृहमंत्री अनिल विज का सुना, लेकिन अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह का असर हरियाणा में या देश के जो बाकी राज्य हैं, जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर इसका कैसा असर देखने को मिला है। कई राज्यों में देखने को मिला कि वहां पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे किसान, वहां पटरियों पर बैठ गए, कई जगह सड़कों को उन्होंने जाम किया है। हालांकि कई जगह आगजनी की भी घटनाएं सामने आई, जहां पर टायरों को आग लगाया गया, कई जगह हंगामे की भी खबरें सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसानों की ओर से जो कुछ भी किया जा रहा है, क्या सरकार पर इसका किसी तरह का कोई असर हो भी रहा है? क्योंकि 4 महीने आज इस किसानों के आंदोलन को पूरे हो चुके हैं, 11 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन कोई असर ना तो सरकार पर पड़ रहा है और ना ही किसानों पर पड़ रहा है। सरकार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और किसान अपनी जिद पर और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन अगर इससे कोई किसी को परेशानी हो रही है तो वो है आम जनता, जिसको हर रोज ऐसे शक्ति प्रदर्शन से परेशानी होती है। तो चलिए इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा में कौन कौन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही सुरेश रोड जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दीप कमल सहारण जी जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जेजेपी की तरफ से अपना पक्ष यहाँ रखेंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे सर, आपको लगता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो पाए? जिस मकसद के साथ आपने इस भारत बंद को बुलाया था वो मकसद पूरा हुआ है? लगता है आपको ऐसा? हमारा भारत बंद का मतलब था कि सरकार को एक बार फिर दिखाना कि देश के लोग आपके कानून बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं है।
ये रोष दिखाना हमारा उनके सामने था, और वो बड़ी सफलता पूर्वक पूरे देश के किसानों ने, पूरे देश के सभी लोगों ने मिलके ये दिखाया है कि हमारा जो प्रदर्शन है, जो भारत बंद का वो है, वो सफल रहा है और शांतिपूर्वक रहा है, ये दिखाया है। अब लोकतंत्र का जो तरीका है वो तो यही है कि लोकतंत्र में लोगों की बात को, जनता की बात को सरकार माने कि जिन कानूनों के विरुद्ध लोग हैं वो कानून बदल दिए जाएं, या जो कानून जनता चाहती है वो कानून बना दिए जाएं। ये पहली हम सरकार देख रहे हैं कि जो ये कहती है कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, आंदोलन करने से कानून नहीं बदले जाते, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है? ये तो लोकतंत्र की एक तरह से अनदेखी है कि अगर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, अगर हम शांतिपूर्वक धरने देते हैं, भारत बंद करते हैं, कुछ करते हैं, उसकी अनदेखी की जाए, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, जिसको सरकार चड़ूनी साहब, ने जो आपको लग रहा है बात कही है कि वो उसको अनदेखी कर रही है। लेकिन चड़ूनी साहब, क्या आपको लग रहा है कि आपकी बात का, आप जो भी भारत बंद की कॉल दे रहे हैं या आप किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका असर सरकार पर किसी तरह का पड़ रहा है? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये मन में आपके भी एक डर बैठ गया है, क्योंकि अब बॉर्डर पर किसानों को रोक पाना आपके लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि फसल कटाई का समय है, ऐसे में किसान अपने घर वापस जा रहे हैं, तो आप बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम रखते हैं ताकि एक बार फिर से ये दिखाया जाए देश को कि देखिए हमारा आंदोलन अभी भी चल रहा है और हम सरकार से अभी भी लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। देखिए, आंदोलन तो लगातार जारी रहेगा ही। आंदोलन कोई ये नहीं है कि आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, या ऐसी कोई हमारे सामने समस्या है कि हमें रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी तरह से लोग बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, जहाँ पे पूरे देश के अंदर पंचायतें कर रहे हैं, वो भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखिए इस इलाके में इतने लोग इकट्ठे हुए, उस स्टेट में इतने लोग इकट्ठे हुए जी। एक सफल प्रदर्शन वहाँ पे, एक सफल जो है पंचायतें वहाँ पे हो रही है, वो भी इसी आंदोलन का एक हिस्सा दिखाने के लिए। मतलब ये नहीं है कि यहाँ लोग कम हो गए हैं, आंदोलन पीछे हट गया, आंदोलन कमजोर पड़ गया है, ऐसा नहीं है। आंदोलन तो और ज्यादा मजबूती से चल रहा है। अब दूसरे स्टेटों में जहाँ पे हम आज तक पहुंच नहीं पाए थे, वहाँ भी दक्षिण के स्टेट है, दूसरे स्टेट, उनमें सब में आंदोलन फैल गया है, आंदोलन तो बढ़ रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि पत्थर बेशक आप चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं की, पहले वाली चोटें भी उसको कमजोर करती हैं। और जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, उस दिन जो बीजेपी की पोजीशन थी आज उससे कमजोर हो गई। जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। अत्रे साहब, बार बार ये कह दिया, जब भी किसानों की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, आपकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि किसानों का प्रदर्शन करना, किसानों का भारत बंद की कॉल देना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये उनका लोकतंत्री अधिकार है। लेकिन साहब, सवाल ये है कि कब तक किसान इस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते रहेंगे? सरकार सुनेगी नहीं, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते रहें। परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो आम जनता है, हमारे जैसे लोग। देखिए अमित, अभी आपने ना गुरनाम सिंह चड़ूनी से एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा था जी। आपने ये कहा था कि आप किसान नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है किसानों को आंदोलन में रोकना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये नेता जो है ये भी जानते हैं कि इनके भारत बंद बुलाने की कॉल देने से भारत बंद होने वाला नहीं है। लेकिन ये उन किसान भाइयों को ये जरूर दिखाते रहना चाहते हैं कि देखिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ। अभी गुरनाम चड़ूनी ये कह रहे थे कि साहब आंदोलन कामयाब रहा, बंद कामयाब रहा। इसका मतलब अमित, आपका जो चैनल सुबह से दिखा रहा था, क्या वो झूठ दिखा रहा था? क्या वो गलत दिखा रहा था? मैं सुबह से लगातार आपका चैनल देख रहा हूं। आपके चैनल ने दिखाया कि जो भारत बंद की कॉल है वो बाकी देश के हिस्सों को तो छोड़िए, हरियाणा के अंदर भी बंद नहीं हुआ। मैंने लगातार आपके चैनल को देखा है। देखिए, कॉल दी गई भारत बंद की, मतलब ये होता है कि साहब इससे क्या होगा, दुकानें बंद होंगी, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी का भी अधिकार है इस तरह की कॉल देने का, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन फैसला करना था प्रदेश की जनता ने कि वो इनकी बात माने या ना माने। लेकिन साहब, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि सब कुछ बंद रहे?
आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि एक दिन के लिए सब कुछ बंद हो जाए? आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो, आप बातचीत के टेबल पर आए, एक बार फिर से बातचीत शुरू हो? आप ये क्यों नहीं चाहते? जी जी, देखिए अमित, ऐसा है, आपने जो सवाल पूछ लिए, मैं उम्मीद करूंगा आप उनका जवाब ले लें। बीच में सवाल अगर आपने पूछना भी पूछ लीजिए, मैं बाद में नहीं, आप जवाब दीजिए, आपको मौका मिलेगा सर पूरा। आप बोलिए, अत्रे साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज प्रदेश की जनता ने ये बात दिखा दी कि वो इनकी बात नहीं मानने को तैयार। आप एक बात को समझे यहाँ पे, जहां तक किसान भाइयों का सवाल है, जिस तरह से लगातार इन 3 कानूनों की गलत व्याख्या करके, झूठ बोल के आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, और ये भी आपको पता है कि एजेंडाधारी कौन है, कौन इस आंदोलन के पीछे है। अब ये छुपा हुआ नहीं है। 26 जनवरी से पहले जो लोग पर्दे के पीछे थे, 26 जनवरी के बाद वो पर्दे के सामने आ गए। ये सारी पूरा देश देख रहा है, और यही वजह है कि किसान भाई इस आंदोलन से पीछे हट गए। देखिए, आंदोलन किस बात पे शुरू हुआ था अमित? आंदोलन शुरू हुआ था कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, आंदोलन शुरू हुआ था कि जमीनें चली जाएंगी, ये आंदोलन शुरू हुआ कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी पे खरीद भी लगातार हो रही है, मंडियां सुचारू रूप से चल रही मैं आ रहा हूं आपके पास। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जिन मुद्दों को बना के आंदोलन शुरू किया गया, अत्रे साहब और भी मेहमान है खत्म हो गए, हमारे साथ और भी मेहमान है, उनके पास मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं एक बार फिर से, मैं बात पूरी कर लूं। ठीक है, नहीं अत्रे साहब, आप बात पूरी आप करिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, और दिया भी है, और आगे भी दूंगा। लेकिन ऐसे बीच में इंटरप्ट करके बात पूरी होने दीजिए। आप जो बात कहना चाहते हैं, आधे मिनट में बात खत्म कर दूंगा। साहब जो आप बात अपनी कहना चाहते हैं, खत्म कर दूंगा, वो आप कह चुके हैं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, करिए, पूरा करिए। लोकतंत्र की दुहाई बैठ के यहाँ पे दे रहे थे गुरनाम चढ़ूनी। मुझे हैरानी होती है कितना डबल स्टैंडर्ड है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरे जिन लोगों का लोकतंत्र है, अधिकार है, उनके अधिकारों का आप सम्मान नहीं करते। आप लगातार बयानबाजी करते हैं, गांव में मत घुसने दो, पुलिस आ गई तो पकड़ लेंगे। वो उनके लोकतंत्र के अधिकारों का क्या होगा? आपको अपने लोकतंत्र के अधिकार नजर आते हैं, लेकिन सामने वाले के अधिकारों का क्या होगा? ठीक है, उसका सम्मान कौन करेगा? अत्रे साहब आऊंगा मैं, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। दीप कमल जी, आपके बारे में यह कहा जा रहा है कि आपके पास एक ऐसी चाबी है जिससे सरकार को आप जगा सकते हैं, लेकिन आप उस चाबी को घुमा नहीं रहे। अगर वो चाबी आप घुमा दें तो हो सकता है सरकार के ऊपर कोई ना कोई असर पड़े, लेकिन आप सरकार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि किसानों की आवाज नहीं उठाई जा रही है, किसानों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। यह आरोप आपके ऊपर है सर। देखिए अमित जी, जो ऐसे आरोप हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस के आरोप हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो चाबी है वो किसानों के हक में लगातार घूम रही है। एक से एक उनके जो फायदे के फैसले हैं वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने करवाए हैं। ये पहला प्रदेश है पूरे देश का जहां पर अगर 48 घंटे के अंदर की कीमत नहीं मिलेगी तो उसको ब्याज मिलेगा उस पर 9% तक। अगर आज आपने फसल बेची है, आपका फॉर्म आज अपलोड हो गया, तो अगले 48 घंटे में आपके खाते में आपकी फसल की कीमत आएगी। हरियाणा के अलावा पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है ऐसा। और अगर नहीं आई फसल की कीमत तो ब्याज मिलेगा। ये माने ये फैसला तो सरकार पहले भी ले सकती थी, ये फैसला अभी क्यों लिया गया है? नहीं, इससे पहले भी फसल बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी। क्या बात हुई? पिछले आंदोलन नहीं था। तो क्या ये माना जाए किसान आंदोलन का ये असर है, दबाव पड़ रहा है सरकार के ऊपर, ये माना जाए क्या? नहीं हुए हैं, पिछले सुधार हुए हैं, का मौका उठाकर देखेंगे। 1800 खरीद हरियाणा में बनाए गए। आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, और मैं जी बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगा पीसीआर टीम से कि आपकी जो आवाज है उसको ठीक करें, दुरुस्त हो जाए वो। उसके बाद मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, आवाज आपकी कट कर आ रही है। सुरेश वोट जी, कांग्रेस पार्टी ये कहती है हम किसानों के साथ हैं। राहुल गांधी लगातार ट्विटर से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आज भी ट्वीट करते हैं, और ट्विटर पर वो कहते हैं और लिखते हैं कि किसानों के खिलाफ जो भी उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, और जो सरकार अहंकार में, इसके लिए सत्याग्रह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सत्याग्रह है, अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरी है तो 70 साल से आप क्या कर रहे थे? आप भी तो नहीं दे पाए ना जो किसान मांग कर रहे हैं कि हमें कानूनी गारंटी दीजिए एमएसपी की, लेकिन वो तो आप भी नहीं दे पाए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? ट्विटर पे नहीं लड़ रहे। लोकसभा में आपकी जानकारी को मैं अपडेट करते हुए कहना चाहता हूँ, 2015 में हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने इन नरेंद्र मोदी को जो 3 काले कानून लेकर आए ना, और जिन्होंने किसानी को, अन्नदाता को तबाह कर दिया, इनको ललकारते हुए कहा था, इनकी आंखों में आंख मिलाते हुए बोला था कि आप किसानों की पहले फसल के रेट तोड़ोगे,
किसानों की आर्थिक स्थिति को खराब करोगे और फिर उसकी जमीन को आप अपने 5 या 4 मित्रों के हवाले करोगे। राहुल गांधी जी की सतयुग में कभी पुराने जमाने में किसी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई हो, सुरेश रोड को नहीं पता, लेकिन आज के युग में राहुल गांधी जी ने 2015 में जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी को बोला, आज पूरे हिंदुस्तान का बच्चा वो देख रहा है, जबकि आपके मीडिया ने नरेंद्र मोदी के इशारे पे नहीं रखा। रोड साहब मुझे आप ये बताइए, अमित इनसे एक बात पूछिए, मेरा एक सवाल है इस कांग्रेसी भाई से, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अमित, इनसे ये पूछिए कि अभी पार्लियामेंट में फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी जिसमें 13 राजनीतिक दलों के 30 मेंबर पार्लियामेंट थे, जिसमें कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट भी थे। 20 मार्च को उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट को एज इट इज लागू कर दिया जाए। ये रिपोर्ट है और उसमें कांग्रेस के भी थे, उसमें आम आदमी पार्टी के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, सभी 13 राजनीतिक दलों के एमपी थे। इनसे पूछिए कि ये रिपोर्ट आपने क्यों दी? आपने वहां तो ये कहा कि ये कानून किसान भाइयों के फायदे का है, इसको लागू कर दीजिए। यहाँ पे आप ढोंग कर रहे हैं, वहां पे आप कहते हो कि कानून फायदे का लागू कर दीजिए, यहाँ पे आके आप झूठ बोलते हो, ढोंग करते हो। इनसे पूछिए कि ये रिपोर्ट क्यों दी आपने? पार्लियामेंट के जिन्होंने रिपोर्ट दी है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है ये इस तरह का पाखंड कर रही है कांग्रेस। आप 60 साल सत्ता में रहे हैं, 60 साल में आपने किसानों का शोषण किया, यहाँ भी आप किसान हितैषियों का ढोंग कर रहे हो। आप लगातार ये कह रहे हो, अरे जो सरकार लगातार सुधार कर रही है, कृषि सुधार कर रही है, किसानों के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, बजाय उस सरकार का धन्यवाद करने के आप जो ये पाखंड कर रहे हो, राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हो, किसानों के कंधे बंदूक रख के। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? जो रिपोर्ट दी थी आपने वो रिपोर्ट क्यों दी थी? हमारी बात सुनोगे आप मिस्टर अमित, एंकर से मैं कहना चाहता हूँ, या तो इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, जो सवाल कर रहे हैं अत्रे साहब, जो सवाल कर रहे हैं, ठीक है अत्रे साहब, अब उनका जवाब तो सुन लीजिए आप। जवाब आप बोलते रहेंगे तो जवाब कहाँ देंगे? ठीक है रोड साहब, हाँ रोड साहब आपके पास 30 सेकंड है आपके, हाँ 30 सेकंड आपको अपनी बात रखनी है क्योंकि और भी लोगों के पास जाना है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे को शर्म आती है जिस पार्टी की जवाब दीजिए इनसे इस बात का। ठीक है सर, आप चुप होंगे तभी तो जवाब देंगे। हाँ बोलिए। जिस पार्टी की देश में प्रदेश में सरकार है, आज सुरेश रोड को शर्म आती है उस पार्टी के पास है, उनको कोई सवाल का जवाब दे। में आपके मेंबर पार्लियामेंट ने ठीक है। दीपकमल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? दीपकमल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे आवाज आ रही है। जी क्या कांग्रेस की क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है सुरेश जी आएंगे आपके पास। सुरेश जी ठीक है सुरेश जी आएंगे आपके पास, ठीक है। हाँ दीपकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अरे सर उनको बोलने दीजिए ना, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए ना सर। ठीक है मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। ठीक है सर आपकी बात ठीक है सर, ठीक है दीपकमल जी आप बोलिए। जवाब तो दे दो भाई, आप कितने किसान? ठीक है अत्रे साहब दीपकमल जी को बोलने दीजिए, उनकी बात तो सुनिए। हाँ दीपकमल जी ये बार एक ही बात करते हैं। सुरेश रोड जी ये अच्छी बात नहीं है उनको। सुरेश जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, आपके बीच में कोई नहीं बोला, गलत बात है ये। हाँ दीपकमल जी देखिए अमित जी जो जायज सी बात है, देखिए जो जायज सी बात है वो हरियाणा के लोगों को जाननी चाहिए कि 20 तारीख को संसद की समिति जिसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, उन सभी ने ये फैसला लिया है, रिपोर्ट दी है कि जो स्टॉकिंग से रिलेटेड जो कानून है, जो तीसरा कानून है जिसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर स्टॉकिंग की लिमिट को हटाया जाना है, उसको तुरंत लागू कर दिया जाए। और उसमें कांग्रेस के लोग हैं और ये विरोध में गुरनाम सिंह चौधरी जी भी और बाकी सारे लोग भी लोगों को बहका रहे हैं कि ये वाला कानून भी हमको रद्द चाहिए। कांग्रेस के सांसदों ने ही एक कानून के लिए बिल्कुल हरी झंडी दी है कि इसको तो तुरंत लागू कर दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकियों के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात आपने बीच में पूछा था कि जेजेपी की चाबी क्या कर रही है। जेजेपी की चाबी ये काम कर रही है कि जब अनाज आएगा, गेहूं आएगी मंडी में, 48 घंटे के अंदर उसकी फसल की कीमत मिल जाएगी। जो फसल की कीमत नहीं मिलेगी उसको ब्याज मिलेगा और 48 घंटे में ही वो फसल मंडी से उठकर गोदाम में चली जाएगी। जो ट्रांसपोर्टर नहीं उठाएगा उस पर जुर्माना लगेगा। और उसी के साथ साथ पहली बार पूरे देश में हरियाणा इकलौता राज्य है जो 6 फसलों की खरीद
एमएसपी पर करेगा। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के को आप ब्रैकेट में प्रवक्ता कांग्रेस लिख दीजिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिबेट में, जवाब ले लेते हैं, बातें आपको सुनाई देगी। चढ़ूनी साहब ये पूछ लीजिए ठीक है, कि ये मैंने जवाब तो ले ये मैंने 3 बताई, अमित जी जो मैंने 3 चीजें बताई है, जो मैंने 3 चीजें बताई है, 6 फसलों पर एमएसपी, 48 घंटे में फसल की कीमत और 48 घंटे में फसल का उठान, हरियाणा के अलावा राज्य में है क्या? चढ़ूनी साहब, जो भी हरियाणा सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें बता भी रहे हैं यहाँ पर दीपक साहड़ जी कि 48 घंटे में पेमेंट होगा और अगर पेमेंट में डिले होता है तो ब्याज सहित पैसा किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही वो कह रहे हैं 6 फसलों की खरीद हम एमएसपी पर करेंगे। तो इसको लेकर आपका क्या रुख है? आपको लगता है कि सरकार अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है? डिबेट को, इस बहस को ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बना देते हैं, जबकि किसान एक बार गुरनाम सिंह नहीं आप मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जेजेपी पार्टी है ना, जेजेपी अपनी बात रखिए। अब आपने सवाल उठाया वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, एंटी बीजेपी वोट दिए थे, एंटी बीजेपी वोट दिए थे जेजेपी को, और जेजेपी ने इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसानों के पास में कांग्रेस से प्रवक्ता हुआ, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं आपसे किसानों को बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। एक दीप कमल जी, अपने साथ सुरेश जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, अब आप जवाब चाहते हैं तो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। जवाब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे समझ आएगा? जी चढ़ूनी साहब, ये आज हाँ जो 3 कानूनों की बात है उस पे ये जेजेपी आज बीजेपी का समर्थन कर रही है। यहाँ हमने इनसे ये कहा था कि इन 3 कानूनों को जो देश के किसान को बर्बाद करने वाले हैं, इनके आप विरोध में खड़े हो जाइए। लेकिन ये लोग जेजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे देश का व्यापार, पूरे देश का एग्रो बिजनेस कारपोरेट को देना चाहते हैं। और रही बात 6 फसलों की खरीद की, 23 बदले एमएसपी में बिकती है। आपने मक्का खरीदा क्या? 1 किलो मक्का खरीदा क्या आप लोगों ने? हरियाणा के अलावा 17 बदले काफी नहीं झूठ बोल रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पे। हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे खरीदा, परसों हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे खरीदी, सूरजमुखी एमएसपी पे खरीदी। झूठ मत बोलो यहाँ बैठ के। कांग्रेस अगर कांग्रेस के एमपी अगर एक सिफारिश करते हैं उसके खिलाफ तो आपकी जबान नहीं खुल रही है। गुरनाम चढ़ूनी ने एक लाइन भी बोली कांग्रेस के बारे में, और यहाँ पे बात कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी की। भाई शिव कुमार कक्का ने सही कहा था कि कांग्रेस से आपने 10 करोड़ रुपया ले रखा है। शिव कुमार कक्का ने जो आरोप लगाया था आप खुद साबित कर रहे हैं यहाँ बैठ। आप राजनीतिक बात कर रहे हो, सामने एक तथ्य रखा, आप उस तथ्य में बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस तथ्य में क्यों नहीं बोल रहे? जवाब नहीं होता, बीजेपी बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको एक बात बताओ, बीजेपी बोलना शुरू कर देते हैं। जब मैंने एक बात बताई कि स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस ने इस कानून को लागू करने की सिफारिश की, आपने इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? बताओ आप इसके बारे में। इससे साबित होता है प्रदेश की जनता देख रही है कि जो शिव कुमार कक्का ने आपके बारे में कहा था ठीक कहा था। आप कांग्रेस के खिलाफ आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्यों नहीं बात करते आप कांग्रेस के बारे में? पूछ रहा हूँ बीजेपी से, मैं ये पूछ रहा हूँ बीजेपी से, आपने कौन सी एमएसपी दे दिया? केवल आप 6% किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीदा, एमएसपी पे खरीदा, और तो सरसों की एमएसपी 4650 रुपए। अत्रे साहब, पूछ लो, मुझे आप ये बताइए सरसों भी किया वहाँ पे। अत्रे साहब, अगर ऐसा सब कुछ है जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब चंगा सी। अत्रे साहब ठीक है, आप कह रहे हैं सब चंगा सी, आप किसानों को खुश कर रहे हैं, किसानों की सभी मांगों को आप पूरा कर रहे हैं, फिर ये क्यों फिर ये प्रदर्शन क्यों दिख रहा है? जगह जगह सड़कों को जाम किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक पर बैठ रहे हैं, आपके नेताओं का विरोध किया जा रहा है, आपकी दोनों पार्टियों के नेताओं का विरोध हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है ये? अमित जी आपके सामने नजर नहीं आ रहा। हमने एक तथ्य अभी रखा कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट ने सिफारिश की कानून लागू करने की। क्या आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के मुंह से एक लाइन सुनी इसके बारे में? क्या आपने एक बार भी सुना कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा हो?
क्या इससे साबित नहीं होता कि ये प्रायोगिक मामला है सारा का सारा? इन्हीं के एक किसान नेता शिव कुमार कक्का मीडिया में आके अत्रे साहब चुड़ूनी ने कांग्रेस से 10 अत्रे करोड़ रुपया साहब, लिया है। आप लगातार बोल रहे हैं, उनको अपनी बात आपने नहीं रखनी दी है, ये गलत बात है। आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप उनको भी आपने मुझसे सवाल पूछा है भाई। ठीक है, ठीक है, आपने मुझसे सवाल पूछा ठीक है, मैं आपके पास अगर समय रहा मैं फिर से आऊंगा आपके पास। चढ़ूनी साहब को खराब करते हैं लोग। ठीक है, चढ़ूनी आपने साहब मुझसे सवाल पूछा इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब ठीक है, दे मैं आ रहा हूँ सर, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। देखिए समय, देखिए अब समय बहुत कम होता है, अगर हम इसको ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे बेकार, ये अच्छी बात नहीं है। चढ़ूनी साहब, आपका अगला कदम क्या रहेगा, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि सरकार अभी भी अपनी बात पर अडिग है, सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, सरकार के तमाम मंत्रियों के, MP MLAs के कैसे बयान आ रहे हैं, ये आप सुन भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। आप ये बताइए अगला कदम आपका क्या रहेगा? आपके 2 बार के भारत बंद और इससे पहले जो भी फैसले आपने लिए उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आप क्या इस भारत बंद की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद कोई फैसला लेने वाले हैं क्या? मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। नंबर 1 बात, जो इन्होंने MSP की बात की, अमित शाह जी से मैंने सवाल किया था, जिनका क्लियर जवाब था कि MSP पे हम सारी फसल नहीं खरीद सकते। इनकी बात का जवाब एक। दूसरी बात, ये आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। फिर बीच में बोलते हैं जवाब नहीं उनके पास। अत्रे साहब, आप बीच में बोल रहे हैं और समय की कमी है, समय है ही नहीं मेरे पास। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसानों की ओर से जो दबाव, लगातार जो प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, क्या सरकार उस दबाव में आएगी और क्या अब सरकार बातचीत का न्योता किसानों को देगी, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक किसी तरह का कोई न्योता किसानों को नहीं मिला है। तो क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी? क्योंकि 2 बार भारत बंद बुलाया जाना यह भी अपने आप में एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।